नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। और हम आज डिस्कस करेंगे दो बेहतरीन टॉपिक। दोनों टॉपिक जीएस 3 से होगा। पहला हम सवाल देंगे आपको इंटरनल सिक्योरिटी का। टॉपिक है रेडिकलाइजेशन, कट्टरपंथ। इसको हम लोग कवर करेंगे। जो भी डायमेंशन इसको होंगे आपने कवर कर लिया होगा अभी तक के। सेकंड टॉपिक हमारा है आपदा प्रबंधन का, डिजास्टर मैनेजमेंट का। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिकवरी, इन सब के बारे में, 3R के बारे में एक्चुअली। तो पहले हम देख लेते हैं पहला टॉपिक, रेडिकलाइजेशन। सवाल कह रहा है, इट हैज़ बीन असेस्ड दैट रेडिकलाइजेशन इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए रेडिकलाइजेशन एक खतरा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? एक्सप्लेन द बेसिस। किस बेसिस पर यह कहा जाता है? तो करें क्या, अपने इंट्रो में पहले आप इसको डिफाइन कर देंगे कि रेडिकलाइजेशन होता क्या है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये, बेसिस क्या है कि हमारे लिए ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो सेकंड बात, आप एग्जाम्पल दे करके ये प्रूव कर देंगे। क्या करेंगे? आप एग्जाम्पल देंगे और प्रूव करेंगे। उसके बाद भारत ने रेडिकलाइजेशन से लड़ने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई है, उसके क्या क्या पिलर हैं, मतलब कि क्या स्ट्रेटजी मोटा मोटी ये पूछ रहा है आपसे। तो थर्ड पार्ट में आप अपने आंसर में ये बात कर देंगे और फिर आप एक अच्छा सा जो है वे फॉरवर्ड देंगे कंक्लूजन में। ठीक है, तो ये आपका सवाल हो जाएगा 15 मार्क्स का। आंसर आप लिखना है 250 वर्ड में। चलिए देखते हैं क्या कंटेंट होगा इसका। तो अगर हम डिफाइन करें कट्टरवाद को, तो क्या होता है? रेडिकलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जहां पर आप दूसरे व्यक्ति का जो परसेप्शन है उसको इस हद तक मॉडिफाई कर देते हैं, इस हद तक उसको ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो एक्सट्रीम एक्सटेंट पर सोचने लगता है। मतलब कि वो वायलेंस करने पर उतर आता है, वो दूसरे की आज़ादी को रोकना चाहता है। समझ रहे हो बात? तो एक तरह से उसकी जो थिंकिंग होती है पूरी तरह से बदल चुकी होती है। जब वो रेडिकलाइज हो चुका होता है, उसके थिंकिंग में एक काफ़ी बदलाव आ चुका होता है। तो ये होता है रेडिकलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी गरीब व्यक्ति को यह कहा गया कि सरकार तुम पर दबाव डालती है, तुम्हारा शोषण करती है, तो उसको रेडिकलाइज करके नक्सल बना दिया गया। किसी माइनॉरिटी व्यक्ति को कहा गया कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है तुम पर दबाव डालता है, तुम्हारे खिलाफ अत्याचार करता है, तो उसको टेररिस्ट बना देगा, है ना, रेडिकलाइज करके, या फिर उसको लोन वुल्फ बना देगा। तो ये सब एग्जाम्पल देने हैं आपको। तो पहले क्या करें क्या, इसको आपने पहले डिफाइन कर दिया अपने इंट्रो में कि क्या होता है रेडिकलाइजेशन। उसके बाद आएंगे आप अपने बॉडी पर, जहां बताएंगे कि किस तरह से रेडिकलाइजेशन हमारे यहाँ हो रहा है। रेडिकलाइजेशन हमारे लिए एक फैक्टर है इंटरनल सिक्योरिटी का, ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। सेकंड बात यही था ना कि क्यों हमारे लिए खतरा है ये। पहला कारण ये है कि रेडिकलाइजेशन के लिटरेचर को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, पीडीएफ फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, फोटो फॉर्मेट। जैसे कि देखते हैं कई बार फेसबुक पर कि किसी दूसरे देश की फ़ोटो दिखा देते हैं और बोलते हैं कि भारत में जो मुसलमान है उस पर अत्याचार हो रहा है। तो ये एक ज़रिया होता है भारत के मुसलमानों को रेडिकलाइज करने का। या फिर दिखाते हैं दूसरे धर्मों को, भड़काते हैं कि कहीं पर गाँव की हत्या कर दी गई, कहीं पर मस्जिद में बीफ फेंक दिया गया, ये सब चीज़ें। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो पूरा रेडिकलाइजेशन का लिटरेचर है वो अब आसानी से मौजूद है इंटरनेट के ज़रिए, फिजिकल कॉपी में। जो रिक्रूटमेंट है ना, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है। मतलब कि भारत में ही जो लोग रह रहे हैं, जो आतंकवादी रह रहे हैं, स्लीपर सेल के फॉर्म में, लोन वुल्फ के फॉर्म में, वो दूसरे लोगों को रेडिकलाइज करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको भड़काते हैं दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि जो सोशल और रिलीजियस नेटवर्क है हमारे यहाँ बहुत पूरा फैला हुआ है। कई बार हम देखते हैं कि जो धार्मिक संस्थान है, कोई धार्मिक ग्रुप है, वो काम करता है रेडिकलाइजेशन फैलाने का। और ये जो ग्रुप होता है ना, वो आईएस जैसे संस्था, जैसे टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए एक बेस का काम करता है, उसको रिक्रूटमेंट करके देता है। जैसे कि हमने देखा था कि केरला से कई सारे लोग गए थे आईएसआईएस में शामिल होने। तो ये अचानक से नहीं होता कि उनको सपना आ गया कि चलो आज शामिल होते हैं। उनको कोई मैनिपुलेट करता है, उनको कोई पुश करता है कि जाओ वहाँ पर जन्नत है, ऐसा कुछ करके। दूसरी बात, स्लीपर सेल क्या होता है? स्लीपर सेल एक ऐसा, कुछ लोग होते हैं जो आम जीवन जी रहे होते हैं हमारे समाज में। जब उनको इंस्ट्रक्शन आता है कि हाँ आज काम शुरू करना है, तो वो लोग फिर आतंक के जो ऑपरेशन पर लग जाते हैं। हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे बीच रह रहा है और ये आतंकवादी है। उसको हम स्लीपर सेल कहते हैं। वो सो रहे होते हैं, फ़ोन आया, कमांड मिला, वो चालू हो गए कि हाँ यहाँ पर बम ब्लास्ट करना है। दूसरी बात, कई बार सोसाइटी की भी गलती होती है, वो सभी धर्मों को आपस में मिला के चलने में सक्षम नहीं हो पाता। जैसे कि हमारे यहाँ कई बार देखते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, दलित है, उस पर अत्याचार देखने को मिलता है।
और कई बार उनको न्याय नहीं मिल पाता, कई बार न्याय नहीं मिल पाता, तो उनके भीतर एक जो हीन भावना है वो आ जाती है, उनके भीतर एक जो आक्रोश की भावना है ना वो आ जाती है। तो हमें समाज के रूप में इसको ठीक करना होगा कि कहीं पर अन्याय ना हो। जैसे कहते हैं ना कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू पीस एवरीवेयर, मतलब कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो पूरा समाज शांति से नहीं सो सकता। रोहिंग्या मुसलमानों पर जब अत्याचार होगा तो कहीं ना कहीं वो लोग अपना जो आक्रोश है वो निकालेंगे, समझ रहे बात। तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, हमारे यहाँ क्या क्या सरकार मेजर ले रही है, तो सरकार ऑनलाइन कंटेंट को मॉनिटर कर रही है। जो सोशल मीडिया वेबसाइट है ना वहाँ पर कौन क्या कमेंट कर रहा है, कहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले एक्टिव हैं, कहाँ पर लोगों से बात करी जा रही है कि आओ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, तुमको हम भेज देंगे इराक, चाहे भेज देंगे तुमको वहाँ पर अफगानिस्तान में। तो ये जो पूरा सेल चल रहा होता है ना उसको मॉनिटर किया जाता है। एक साइबर सेल पूरा बना हुआ है हमारे यहाँ भारत का, जो बिग डेटा एनालिटिक्स है ना वो किया जाता है, मैसेजेस का, कमेंट्स का, इन सब का, मतलब कि डाटा को एनालाइज करके जो कीवर्ड्स हैं वो हम लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और वो पकड़ में आ चुके हैं तो उनके बिहेवियर को हम लोग जांचते हैं कि आखिर क्या कारण है कि ये रेडिकलाइज हुआ, क्या कारण है और ये किस ग्रुप से आता है, उसकी पूरी प्रोफाइल क्या है, उसकी काउंसलिंग करी जाती है कि क्यों ऐसा हो गया कि तुम आतंकवादी बन गए या फिर तुम जो मिलिटेंट है बन गए कश्मीर के केस में, ठीक है। दूसरी बात, कई बार हमारे पुलिस की गलती होती है कि वो दूसरे धर्म के, चाहे जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, जो दलित हैं, उन सब पर अत्याचार कर बैठते हैं और उनको कभी कभार लगता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, मगर गलती हो चुकी होती है। तो उनको चाहिए कि सेंसिटाइज हो जाए, मतलब कि थोड़ा सा उनको समझ में आए दूसरे लोगों की भावना भी कि नहीं ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, कम्युनिटी में भी जो एक आउटरीच प्रोग्राम है वो चलाना चाहिए। क्या होता है, इंसान जिस चीज़ को नहीं जानता उससे डरता है, वैसे ही अगर हमको दूसरे धर्म के बारे में पता होगा तो हम उससे नहीं डरेंगे, उसका फोबिया हमारे भीतर नहीं होगा, हम उसको भी अपने समान ही मानेंगे। जैसे कि आपके कुछ मुसलमान दोस्त होंगे, क्या आपको अलग लगते हैं वो अपने से? नहीं, जो आप खाते हैं वो खाते हैं, जहाँ आप घूमते वहाँ वो घूमते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये सब बातें हैं। कई बार दोनों की भाभी भी एक ही होती है समझ रहे हो, होता है ना स्कूल में, वो देख वो तेरी भाभी, ऐसा। चलो, तो यहाँ पर होगी बातें। अगला, सूफिज़्म, ये हमें प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ये माइल्ड इस्लाम है, मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि इस्लाम का जो लिबरल फॉर्म है वो ये है। अगला, आपका जो आंसर है हम करते हैं रिव्यू, फिर हम बढ़ेंगे आप आगे आपदा प्रबंधन की तरफ, ठीक है। चलो, तो आपका जो पहला सवाल है वो ये है, रेडिकलाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ मॉडरेट लॉ अबॉइडिंग सिटीजन इनटू एन एक्टिव एंटी स्टेट वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट। बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है ना, डिफिनेशन बढ़िया है। अब तुमने एग्जांपल दिया है कि कहाँ कहाँ पर ये जो रेडिकल ग्रुप हैं वो एक्टिव है, इंडियन मुजाहिदीन, कुकी, यूएनएलएफ, अल बशीर जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा, सीपीआई माओइस्ट, सेंट्रल इंडिया में सीपीआई माओइस्ट, ठीक है। मोस्ट अफेक्टेड एरिया फ्रॉम द रेडिकलाइजेशन, बढ़िया पॉइंट है। एन एग्जांपल ऑफ रेडिकलाइजेशन इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट, तुमने एग्जांपल दिया है, मगर करना, हाँ ठीक है, एग्जांपल ठीक है, मगर हेडिंग तुम्हारा रहता कि ड्यू टू विच ऑफ द ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर रेडिकलाइजेशन इज कंसिडर्ड एज एन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी, ये तुम हेडिंग देते कि निम्नलिखित कारणों से हमारे लिए एक थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, फिर तुम अपना जो पॉइंट है ना वो यहाँ पर मेंशन करते। फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, यहाँ पर तुमने एक गलती कर दी, तुमको ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए था, जो मैंने बताया ना कि इन कारणों से ये हमारे लिए थ्रेट है, हमारे शांति पर, हमारे इकोनॉमिक पर, हमारे पॉलिटी पर खतरा पहुँचाता है रेडिकलाइजेशन। क्लियर बात है, उसको लिखेंगे आप। फिर उसमें क्या लिखा है, इंस्टीट्यूशनल मेजर क्या लिए गए हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन बनाया है 2017 में। फिर लेजिस्लेटिव एक्शन क्या लिया गया है, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है ना। एनआई एक्ट पास किया गया है, 3D रोड मैप, डायलॉग, डिफेंस, डेवलपमेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ काउंटर नेरेटिव प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। आगे, वे फॉरवर्ड, एट द सेम टाइम इट मस्ट बी understood that radicalization by itself is not bad and gain a positive and negative upon this context. Radicalization become problematic only where it has the propensity to lead to violence. देखो, ये होता है कंक्लूजन, बढ़िया पॉइंट है, अच्छा लगा पढ़ के आंसर तुम्हारा। चलो और देखते हैं।
अगला हमारा सवाल है रेडिकलाइजेशन का। रेणु का मैंने आंसर कल चेक किया था, तो और लिखो अभी, ठीक ना। चलो ये देखते हैं, आशीष का देख लेते हैं आंसर अभी। चाहे किसी हिंदी मीडियम का आंसर है क्या? हिंदी मीडियम अभी नहीं लिखा है, बढ़िया देख लेते हैं अभी, लिखेगा तो सबमिट कर लेंगे हम लोग। इंक्लेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम, ठीक है सेम वहाँ पर डिफिनेशन है वाला। हाउ इट इज सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया, देखो यही डिफिनेशन चाहिए था मुझे, यही वाला हेडिंग चाहिए तुम्हारे आंसर में। जो मैं पूछ रहा हूँ ना वो तुम हेडिंग में डालो, जो सवाल में पूछा गया है वो तुम्हारे हेडिंग में होना चाहिए। ड्यू टू सोशल मीडिया डिपेंडेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस, एक्टिव रेडिकलाइजेशन, इट प्रमोट कम्युनल डिसहार्मोनी, की पिलर टू काउंटर रेडिकलाइजेशन। यही पूछा था ना कि क्या की पिलर है हमारे मेजर के। इंस्टीट्यूशनल मेजर में क्या लिया गया है? स्टूडेंट्स, इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सनातन संस्था, लेजिस्लेटिव एक्शन में अनलॉफुल एक्टिविटी। इसको अंडरलाइन करो, यूएपीए को, यही सब तुम्हारे कंटेंट है, इसको अंडरलाइन करो। एनआईए एक्ट 2008 इसको अमेंड किया गया है हाल में ही। स्ट्रेंथनिंग अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बाय क्रिमिनलाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी करेंसी, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है। कैन बी सेटअप, ये तो रिकमेंडेशन नहीं देना है तुमको, क्या लिया गया है ये बताओ। इनिशिएटिव लाइक उड़ान एंड नई मंजिल मस्ट बी, एक नई रोशनी भी तो है उसके एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेहरू युवा केंद्र, ठीक है, पॉइंट अच्छा है तुम्हारे। वे फॉरवर्ड, देयर इज नीड टू ड्रॉ गाइडलाइंस टू रेगुलेट द इंटरनेट, कंसिस्टेंट काउंटर रेडिकल स्ट्रेटजी इज रिक्वायर्ड टू टैकल रेडिकलाइजेशन, इट इज नेसेसरी टू रेडिकलाइज पीपल, ठीक है। सोशल मीडिया इज टू ड्रॉ रेडिकलाइज गाइडलाइंस, बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। चलो अगला हमारा सवाल है आपदा प्रबंधन पर। क्या पूछ रहा है कि 3R से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है कि इसमें कैसे कंटिन्यूटी है। तो ये जो कंटिन्यूअम है ना, इसको दिखाने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम, ये डायग्राम, ठीक है ना। 3R में एक होता है रिडक्शन, दूसरा होता है रिस्पॉन्स, तीसरा होता है रिकवरी। रिडक्शन का मतलब ये है कि आपदा आने से पहले हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं। भूकंप आने से पहले हम भूकंप को मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब कि जो मैन मेड रिजर्वायर हैं उनको ज़्यादा गहरा ना किया जाए, ठीक है ना, ज़्यादा पेड़ पौधों की कटाई ना करी जाए, जो अनस्टेबल स्लोप है उसको स्टेबल बनाया जाए, ताकि हिमालय जैसे रीजन में या फिर जो गुजरात जैसे रीजन है ना, जो अर्थक्वेक प्रोन जोन है, वहाँ पर ज़्यादा अनस्टेबिलिटी ना आए, ठीक है। दूसरा होता है प्रिपेयर्डनेस। आप करेंगे क्या, आप प्लान करेंगे कि अगर कोई आपदा आती है तो हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। मिटिगेशन में क्या होगा, आपदा आने का चांस हम कम करेंगे, जैसे कि हम लोग बिल्डिंग कोड बनाएंगे, अर्थक्वेक जोन बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। वनरेबिलिटी को एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ पर बाढ़ आ सकता है, कहाँ कहाँ पर भूकंप आ सकता है, कहाँ कहाँ पर अवलांचे आ सकता है, और पब्लिक को एजुकेट करेंगे कि अगर आ गया तो क्या करना है, ठीक है ना। फिर करेंगे क्या, हम जो प्रिपेयर्डनेस का प्लान है बनाएंगे, इमरजेंसी का प्लान बनाएंगे और वार्निंग सिस्टम स्टैब्लिश करेंगे, ताकि अगर आपदा आए तो सब लोगों को वार्निंग मिल जाए और हम लोग फिर उसको मिनिमाइज कर सकें, जो लॉस होगा उसको। तो पहला क्या हो गया, रिडक्शन। सेकंड क्या है, रिस्पॉन्स। मान लो कि इतना कुछ करने के बाद भी आपदा आ ही गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो इसके द्वारा जो हानि हो रही है, जो हैजार्ड पैदा हुआ है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। जैसे कि अगर यहाँ पर बाढ़ आती है तो हमारे यहाँ जो वेटलैंड वगैरह है उसको रिवाइव किया जाए, ताकि जो बाढ़ का पानी है वो वहाँ पर जाकर स्टोर हो जाए। प्लस जो नाव वगैरह है उसकी व्यवस्था करी जाए, ताकि जो लोग जिनके पास सुविधा नहीं है, जैसे कि, या फिर बिल्डिंग पर खाना वगैरह गिराया जाए, ताकि जिनके पास खाने की सुविधा नहीं उनको खाने का जो चीज़ है ना मिल जाए। तो ये रिस्पॉन्स होता है कि आपदा आने के बाद आप क्या करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिकवरी। आपदा आ गई, आपने झेल लिया, तो फिर उसके बाद हम नॉर्मलसी पर कैसे लौटेंगे, जो पूरा दैनिक जीवन है उसको नॉर्मल कैसे बनाएंगे, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर भूकंप आता है तो हम लोग टेम्प्रोरी हाउस बनाएंगे, फिर सरकार की तरफ से जो कैंप है वो बनाया जाएगा, मेडिकल केयर दिया जाएगा और आपको सब्सिडी दिया जाएगा कि आप घर को दोबारा बना सकें। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहला है क्या, रिडक्शन, दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स, तीसरा क्या है, रिकवरी। तो ये आपने लिख दिया, ठीक है ना। इसको लिखने से पहले आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन होता क्या है और ये साइकिल क्या होती है। आपदा प्रबंधन साइकिल एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जहाँ पर हम लोग जो आपदा का जो इम्पैक्ट है ना उसको कम करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं पहले से। अगर आपदा आ जाए
तो उसको हम कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रिस्पॉन्स देंगे, वो हम तय करते हैं और रिकवरी करने का प्रयास करते हैं। तो ये पूछा गया था आपको इस सवाल में, आपने आंसर कैसा लिखा है वो देखते हैं। सवाल छोटा सा था, 10 मार्क्स का, आंसर आपका होता 150 वर्ड्स में बस। ठीक है, चलो आपका जो आंसर है वो देखते हैं। पहला आंसर है रेडिकलाइजेशन, आपदा प्रबंधन, ये देखते हैं। पहले लिखा है आपने, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी डिफाइंस। जरूरत नहीं है इसका कि किसने डिफाइन किया है, कॉलेज एग्जाम नहीं ना है बाबू, चुपचाप बोलो कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, चाहे साइकिल क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विथ ऑल द ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट ऑफ इमरजेंसीज, इन पर्टिकुलर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी इन ऑर्डर टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ, प्रोवाइडिंग वार्निंग, इवैक्यूएशन, सर्च, रेस्क्यू, प्रोवाइडिंग इमीडिएट असिस्टेंस। पहला तुम्हारा हो गया रेस्क्यू, दूसरा तुम्हारा रिलीफ। मर्ज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कह नहीं सकता ना कि रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, रिलीफ, तुम इसको मान लो 3 यार, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेनली वो होता है टू रिस्पॉन्स कम्युनिटी हु बिकम विक्टिम ऑफ डिजास्टर, प्रोवाइडिंग रिलीफ मेजर सच एज फूड पैकेट, वाटर, मेडिसिन, टेम्पोररी एकोमोडेशन। बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, रिकवरी, तो यहाँ पर तुम्हें सर्किल बनाना है ना, ये कंटिन्यूम है, जहाँ सर्किल तो सर्किल बनाओ वहाँ पर। ठीक है, दिस स्टेज emphasize upon recovery of victims, disaster recovery of damaged infrastructure and repair of the damage causes. There are insufficient level of implementation for each monitored activity for disaster management, example district management. ठीक है, पॉइंट ठीक है तुम्हारा, मगर थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था तुम्हारा वर्डिंग, तुम्हारा इंट्रो कंक्लूजन वगैरह लिखते लिखते हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिखते रहो बस। चलो, ये आंसर किसका है जी? सविता कश्यप। तुम्हारा सेकंड पेज कहाँ है? सेकंड पेज कहाँ? चलो देखो, ये मैं कह रहा था, बचाव, राहत और पुनर्वास है ना, आपदा प्रबंधन के चीज़ हैं। तो क्या करना है, पहले रेस्क्यू, फिर रिलीफ, फिर रिकवरी कर दिया। क्या करेंगे रेस्क्यू में? रेस्क्यू, अच्छा ठीक है, पहले रिडक्शन होगा ना, चेतावनी, निकासी, खोज, बचाव। रेस्क्यू एंड रिलीफ दोनों एक ही चीज़ हुआ ना यहाँ पे, बचाव करेंगे तभी तो वहाँ पर राहत जाएगा। ठीक है ना, तो पहले तुम लिखो रिडक्शन, मिटिगेशन वगैरह जहाँ पर आएगा। ठीक है, आपदा का शिकार समुदायों को राहत देने के लिए भोजन के पैकेट, दवाइयाँ, अस्थायी आवास, राहत शिविर जैसे। ठीक है, यह चरण आपदा पीड़ितों की वसूली, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों की वसूली। बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, खत्म, एक पेज में खत्म। चलो ये होता है आलस एक पेज में मेरा पूरा आंसर हो गया। हाँ तुम्हारा, अच्छा ये तुम्हारा आंसर था इसका, तो रेडिकलाइजेशन का देख लेते हैं इसको। कट्टरपंथ किसी भी धर्म, समुदाय या राष्ट्रीय भावना के कारण अन्य लोगों व देशों के लिए खतरा उत्पन्न कर दे। उदाहरण के लिए 19 में कश्मीर में आतंकवादी हमला जैसे मोहम्मद द्वारा अंजाम देना भी कट्टरपंथी था। खतरा निम्नलिखित कारकों से है। बढ़िया पॉइंट है। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, देखो ऐसे लिखना है आपको आंसर, मगर करना क्या ना कि आर्थिक कारण में तुम पॉइंट दो अलग अलग। कट्टरपंथी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं तो उसे राष्ट्र की संपत्ति को, तो ऐसे लिखो ना संपत्ति का नुकसान। इतना कथा नहीं लिखना है कि जब आतंक का हमला हुआ तो नुकसान। सिंपल लिखो, हमले के बाद आर्थिक जो हमारे प्रॉपर्टी है उसका नुकसान। ठीक है ना, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको झटका लगता है, इकोनॉमी पर खतरा पहुंचता है। ऐसे लिखो एक शब्द में, मतलब एक लाइन में लिखो, छोटे छोटे वर्ड को यूज करके। ठीक, राजनीतिक कारण क्या है? कभी कभी उग्र होकर स्थानीय राजनीति के, देखो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना कि स्थानीय राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक, मतलब कि हमारे राजनीति को अस्थिर बनाता है। ऐसे लिखो कि राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति को अस्थिर बनाता है। इस तरह से पॉइंट फॉर्म में लिखना है, कम शब्द को यूज करके। तुमको ये काम करना है, पहले तुम इस पर ध्यान दो रहना। चलो आगे लिखो, सामाजिक कारण ये हो गया, सेंसर कारण। अब क्या क्या रणनीति बनाई गई है? काउंटर टेररिज्म एंड डिक्लेरेशन डिवीजन, यूपी कानून लाया गया, डिफेंस डेवलपमेंट डायलॉग। ठीक है, तुमने बहुत कम पॉइंट लिखा है यार, इतने कम पॉइंट कैसे होगा काम? ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, आप आंसर लिखिएगा, सबमिट कीजिएगा। अब करना क्या, डेली आप 2 बजे के पहले अपना आंसर लिख करके सबमिट कर देंगे। रोज़ दोपहर 2 बजे के पहले आंसर सबमिट कर दो, उसको हम चेक करेंगे और फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने आंसर को। ठीक है, ये होगी बातें हमारी आज की। कल हम आपको 2 सवाल देंगे GS4 का, एथिक्स का। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा लाइक, खराब लगा डिसलाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।